Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations. This is me, Taimur Hassan, and dear students, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्यास यूनिवर्सिटी के टॉप 100 फ्रॉम पास पेपर। पास पेपर में से फिजिक्स के टॉप 100 डिस्कस कर रहा हूँ। याद रहे कि ये जो मैं टॉप 100 आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये प्यास के ओरिजिनल पास्ट पेपर के एमसीक्यूज शामिल किए गए और इसमें प्यास के पास पेपर जैसे रेलिवेंट एमसीक्यूज भी शामिल किए गए। उसकी वजह ये होती है, यहाँ पे एक फैक्ट ये देखा गया कि बच्चे सिर्फ पास पेपर पर रिलाय करते हैं। वो इस ताक में होते हैं और बच्चे इस चीज़ को बड़ा पसंद भी करते हैं कि पास पेपर हम करके चले जाएं। उनका ये ख्याल होता है कि पास पेपर को करके चले जाएं और ये एक अच्छी चीज़ है कि ये वाले रिपीट हो जाएंगे, इस तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे, एक आइडिया मिल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें, मैं आपको हमेशा राइट साइड बताया करूंगा कि आपके लिए बेस्ट चीज़ क्या है। हमेशा पास पेपर को पहली प्रायोरिटी पे रखो, लेकिन आप लोगों ने पास्ट पेपर के साथ साथ उनके रेलिवेंट एमसीक्यूज करने होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता वो वाले एमसीक्यूज दोबारा से रिपीट नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यूज पढ़ के जाएंगे, रेलिवेंट पढ़ के जाएंगे, उतना फ़ायदा होगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोग प्यास यूनिवर्सिटी के एक प्रॉपर वे से तैयारी करना चाहते हैं और 2025 के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम ऑनलाइन सेशन स्टार्ट है, जिसको आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप लोगों के यूईटी के ई कैट की तैयारी करवाई जाएगी, नस्ट का एनईटी चाहे 2 तैयार करना है, 3 तैयार करना है, 4 तैयार करना है, आपका जो 2025 के अंदर होगा, एमडी कैट की तैयारी करनी है, फास्ट यूनिवर्सिटी का एंटी टेस्ट तैयार करना है, MUET मेहराज यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IBA का टेस्ट का राउंड 1 तैयार करना है, राउंड 2 करना है, लम्स का SAT हबीब यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप करना है, दाऊद है दाऊद यूनिवर्सिटी या ITU है लाहौर के अंदर, और इसके अलावा NTS नेट का टेस्ट है, PUCIT है, कॉम सेट है, GCU है, NED जीकी प्यास। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की तैयारी आपको हमारे एक प्रीमियम सेशन में मिलेगी। अगर आप लोग 2025 में अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, तो ये हमारा प्रीमियम सेशन आपको हाईली रिकमेंडेड है। इस एक प्रीमियम सेशन के अंदर आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन मिलेगी, और ये आप लोगों को कितने में मिलेगी? जस्ट 6000 में मिलेगी। ये नंबर आप लोगों को शो हो रहा है, इस नंबर को अभी आप लोग नोट कर लें। वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके आप लोग अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें, अभी स्क्रीनशॉट लें, अभी व्हाट्सएप करें। इस नंबर पे डिटेल्स आपको भेजी जाएंगी। पूरा अपना कंफर्मेशन ऑथेंटिकेशन के बाद आप ज्वाइन करें, ठीक है ना? पूरी पहले अपनी तसल्ली कर लें, उसके बाद ज्वाइन करें। अगर मैं रिजल्ट्स आपको बताऊं ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी क्या है, अब जीकी से ऊपर कोई टॉप यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में? नस्ट से ऊपर क्या कोई टॉप यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में? यूईटी देखें तो ये पाकिस्तान की टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज हैं, सबसे ऊपर ये टॉप पे आती हैं ये यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना? तो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आप बात करो, तो जीकी के अंदर हमारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। जीकी के अंदर मैक्सिमम, जीकी यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम पासियंस बैठे हुए हैं। नस्ट के अंदर 1000+ हमारे स्टूडेंट गए। क्या तमाम 1000 गए यानी जब से पढ़ा रहे हैं? नहीं, सिर्फ 2024 के अंदर एक साल में इतना बच्चा हमारा सिलेक्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात के फजल से। उसके बाद यूईटी के अंदर 1400+ के करीब हमारे स्टूडेंट गए, ऑलमोस्ट 1500 हमारे यूईटी के अंदर स्टूडेंट गए हैं। और मैं दावे से कह रहा हूँ, जितना यूईटी के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट गए हैं, पूरे पाकिस्तान में किसी इदारे के कोई दावा भी नहीं कर सकता है। इतने हमारे स्टूडेंट गए। खुद जाके विजिट करें, विजिट करें, सिर्फ बातों पे ही नहीं, विजिट करें, जाके पूछें। हर दूसरा बच्चा, हर पहला बच्चा, हर तीसरा बच्चा, किसी बच्चे से पूछें तो आपको पासियन अल्हम्दुलिल्लाह नजर आएगा। फास्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, 600 के करीब हमारे स्टूडेंट है। फास्ट यूनिवर्सिटी के कैंपसेस के अंदर जाएं, सबसे ज़्यादा आपको पासियन नजर आएंगे। इसमें 90% से ऊपर के एग्रीगेट हमारे पास मौजूद हैं। 85+ तो लाइन लगी हुई है ना, और 90+ में भी हमारे पास स्टूडेंट मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे रिजल्ट हैं। अगर मैं नस्ट की बात करूं, तो NET 1 में हमने टॉप किया हमारे बच्चे ने, NET 2 में हमारे बच्चे ने टॉप किया, NET 3 में हमारे बच्चे ने टॉप किया। और उसके अलावा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन का भी अवार्ड मौजूद है, कि नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर पहली मेरिट पोजीशन हमारे बच्चे के ए लेवल बैकग्राउंड से था। तो ये तमाम फीचर्स, आपका भी इन बच्चों में नाम हो सकता है अगर आप लोग हमारा प्रीमियम सेशन ज्वाइन करेंगे। और ये सारे बच्चे हमारे प्रीमियम सेशन के थे, ऐसे नहीं थे जिन्होंने यूट्यूब की रिकॉर्डिंग से तैयारी की थी। यूट्यूब के ऊपर भी हमने बड़ा कंटेंट अपलोड किया हुआ है,
लेकिन अगर आप प्रॉपर 100% तैयारी करना चाहते हो ना, उसके लिए आपको 100% रिकमेंडेड है हमारा प्रीमियम सेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इनर्जेटिक होके आए, आप लोगों को मैं आज के टॉप 100 MCQs डिस्कस करवाता हूँ, ठीक है। पहला MCQs है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ। अब मैं तमाम क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसमें तमाम बेसिक क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, एवरेज भी डिस्कस करूंगा, और उसके बाद एडवांस वाले भी डिस्कस करूंगा, इसके अंदर कैलकुलेशन वाले भी डिस्कस करूंगा, तमाम मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आए हो ना पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे, 100% आपकी चीज़ें करवाऊंगा मैक्सिमम, ठीक है। तो वर्क और एनर्जी वाला जो चैप्टर है उसको मैंने बेस बनाया है, उसके अंदर से तमाम पास पेपर के MCQ जो प्यास में आज तक हिस्ट्री में आए हुए हैं, ठीक है, जब से प्यास यूनिवर्सिटी बनी है, जितना रिकॉर्ड मेंटेन रख सके हैं, उसके बाद उसके रेलिवेंट MCQs। अच्छा, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट होता है? ये होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि वर्क डन हमारे पास क्या होता है, दैट इज F.D, और ये होता है FD कोसाइन ऑफ थीटा। उसके बाद है वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ। वर्क किसका प्रोडक्ट है भाई? वर्क तो प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स भी वेक्टर और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, तो ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है ना। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट्स करेगा? वर्क को करेगा। तो हमारे पास सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद वर्क डन विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। जरा सोचो, वर्क डन हमारे पास क्या होता है? FD कोसाइन ऑफ थीटा ना। तो आपको पता ही है कि कोसाइन ऑफ जीरो किस पे होता है? 1 पे। और कोसाइन ऑफ 90 पे क्या होता है? जीरो होता है। कोसाइन ऑफ जीरो में 1 होता, कोसाइन ऑफ 90 पे जीरो होता। तो मैक्सिमम कब होगा? जब कोसाइन ऑफ जीरो होगा और वो 1 होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन हमारे पास क्या होगा भाई? मैक्सिमम वर्क डन होगा एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है द वर्क डन विल बी नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर। वर्क नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। किस में है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, याद रख लो। जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो तब हमारे पास वर्क नेगेटिव आएगा। उसके बाद है वर्क डन विल बी जीरो अगर एंगल कितना हो? 90, बिकॉज FD कोसाइन ऑफ 90 विल बी FD कोसाइन ऑफ 90 जीरो, एंड समथिंग इनटू जीरो, दैट विल बी जीरो। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बना? दैट विल बी बीटा ऑप्शन, 90 डिग्रीज। और मैक्सिमम किस पे होगा? मैक्सिमम हमारे पास वर्क डन होगा एट 0 डिग्री। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। अच्छा, अब ये जो कर्व है ना, ग्राफ, इसके रिलेटेड आपको बड़े सुपर ट्रिक मैंने बताए हुए हैं कि भाई जो भी ग्राफ है ना उसका शॉर्ट ट्रिक ये याद रखो। अगर तो स्लोप निकालनी है ना, अगर तो स्लोप निकालनी है, स्लोप के लिए वाई कंपोनेंट को एक्स पे डिवाइड कर दो। अगर तो आपने मेरे भाई मेरी बहन एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालोगे? वाई और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब देखो वो कह रहा है एरिया अंडर द फोर्स, भाई एरिया अंडर आ गया ना किसका? फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि एरिया निकालना है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करें तो आता क्या? वर्क आता है। तो देखिए कितना आसान हो गया। अगर इसी तरह आपसे कहा जाता स्लोप निकालो, तो फिर वाई कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट पे डिवाइड करना था। तो यहाँ पे एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था, तो दैट विल रिप्रेजेंट वर्क डन, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का, हमारे पास बीटा ऑप्शन, ये वर्क डन आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है डायमेंशन ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन की डायमेंशन हमारे पास क्या होगी? सोचें, वर्क क्या है? FD, एफ की क्या होगी? MA, एम की M आ गई, A की LT-2 आ गई, और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होती है तो एक लेंथ इधर आ गई। तो ये कितना बन गया? ML²T-2। तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? दैट विल बी सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? दैट विल बी सी ऑप्शन। अच्छा जी, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 था एक्चुअली, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का एसआई यूनिट क्या होगा? दैट विल बी जाउल। जाउल इसका एसआई यूनिट होता है। अच्छा, वर्क का और कौन कौन सा यूनिट हो सकता है? FD है ना, FD को साइन ऑफ थीटा। थीटा तो हमारे पास क्या होगा? उसका रेडियन, या उसका तो हम यहाँ पे यूनिट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा तो डायरेक्शन को बताएगा और वर्क तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास क्या होगा? एफ का न्यूटन,
न्यूटन और डी का मीटर, तो न्यूटन मीटर भी बन गया एक। और न्यूटन फोर्स का आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इतना एम ए, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आगे डिस्टेंस है डी, तो ये मीटर में आएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एक ये यूनिट निकल आया। और तीसरा यूनिट होता है जाउल, तो जाउल में भी आ सकता है, लेकिन ऐसे यूनिट क्या होगा, जाउल होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या आ गया, द यूनिट ऑफ वर्क इज सिमिलर टू दैट ऑफ। यूनिट किसके सिमिलर आएगा, वर्क का। याद रखो एनर्जी का, एनर्जी का भी यूनिट जाउल होता है और वर्क का यूनिट भी जाउल है। और याद रख लो, कहीं पे भी आपको एनर्जी निकालनी पड़ जाए, ये मेरी जिंदगी में बात याद रख लो, कहीं पे भी फिजिक्स के अंदर एनर्जी निकालनी पड़ जाए तो वर्क निकालो। इसके मैं आपको एक नहीं 1001 एप्लीकेशन बता सकता हूँ, एंड आई मीन इट। 1001 से भी ज्यादा एप्लीकेशन बता सकता हूँ। सुनो, जैसे आप लोगों ने पता है, अगर आपने एनर्जी निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, तो भाई काइनेटिक एनर्जी भी किधर से निकलेगी, वर्क से। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किधर से, वर्क से। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किधर से, वर्क से। तो सोचो जरा, फर्स्ट ईयर का आप लोग जो चैप्टर 4 पढ़ते हो, ये वर्क यानी एनर्जी, इसमें आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो किधर से, वर्क से निकालते हो। अच्छा और देखो, आप एनर्जी कैपेसिटर की निकाल रहे हो, अच्छा अब कैपेसिटर की निकाल रहे हो, आप फिर भी वर्क निकालते हो, W इज इक्वल टू क्यू वी, ये वर्क को निकाल दो जो कि बाद में एनर्जी बन जाता है। आप एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर निकालते हो, उधर भी आप वर्क निकालते हो। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एनर्जी ना, एक्चुअली यू कैलकुलेट वर्क डन, क्योंकि आपके पास एनर्जी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, आपके पास वर्क के रिलेशन है। क्योंकि एनर्जी क्या होगी, जितना वर्क होगा, वर्क जितना किया जाएगा उतनी ही तो एनर्जी होगी ना। एक बंदा कितना काम कर सकता है, कितनी पढ़ाई एक बच्चा कर सकता है, जितना वो वर्क करेगा उतनी उसकी एनर्जी होगी। तो दैट इज वाई वर्क के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है एनर्जी। और यही जो चीज़ है ये हमारे पास यूनिट भी सेम कर देती है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द स्पेस वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट इज कॉल्ड। ऐसी पूरी स्पेस जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाई बॉडी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा ऑप्शन। क्यों, क्योंकि वर्क डन जो होता है ना, याद रख लो, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मिसाल के तौर पे एक बड़ी फेमस एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ी होगी कि अगर एक बॉडी ए से बी की तरफ जा रहा है, या वो पहले ए से सी गया फिर सी से बी गया, या पहले ए से डी गया फिर डी से बी गया, तो भाई या तो वो ए से सी और फिर बी की तरफ जाए, या वो ए से डी और फिर बी की तरफ जाए, या वो डायरेक्ट ए से बी की तरफ जाए। इन तीनों कंडीशंस में वर्क डन आप लोगों का -mgh ही होगा। तीनों कंडीशंस में वर्क डन सेम होगा। तो क्या वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है, नो। सो वर्क डन इज इनडिपेंडेंट, नहीं डिपेंड करेगा किस पे, पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। उसके बाद है, द टोटल वर्क डन इन अ क्लोज पाथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। याद रख लो, ये हमारे पास कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया ना। तो हमेशा याद रख लो, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा दैट विल बी जीरो। क्लोज पाथ में वर्क डन कितना होगा, दैट विल बी जीरो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसका ये कौन सा प्रोडक्ट होगा। अच्छा अब ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, बच्चे बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट है। तो भाई याद रख लो, आपने मल्टीप्लाई दो वेक्टर को ही करना है। आज आप लोगों को ना ये कॉन्सेप्ट भी 100% क्लियर होना चाहिए, बार बार मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, वेक्टर को ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दो वेक्टर को ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर तो आपको आगे एक स्केलर क्वांटिटी नजर आ गई, तो अब इसको बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। मेरी बात समझ आई। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से एक वेक्टर मिल जाए, जैसे टॉर्क, टॉर्क आर क्रॉस एफ, जैसे एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, तो याद रख लो, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर ही मिले ना, तो इसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दो स्केलर करोगे तो स्केलर आएगा, नहीं, मल्टीप्लाई दो वेक्टर्स को ही करना है। तो देखो, वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास क्या होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। कैसे, वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा। सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट स्केलर है, नो। फोर्स भी वेक्टर, स्केलर ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, वर्क इज डिफाइंड एज वर्क। स्टार्ट में देखो ना, वर्क इज डिफाइंड, भाई वर्क को क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे।
ठीक है, मेरी बात समझ आई। एज फोर्स है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये स्केलर प्रोडक्ट है। मैं क्या बोलूंगा? वर्क डन इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। ये तो अंडरस्टूड बात होनी चाहिए ना, कि स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है। मल्टीप्लाई आपको दोनों वेक्टर्स को ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई दोनों वेक्टर्स को ही करना पड़ेगा। आगे क्या रिजल्ट मिल रहा है, वो रिजल्ट डिफाइन करता है कि आपका वेक्टर प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, अ फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। इसको क्या बोला जाता है? जिसमें पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसको कंजर्वेटिव फील्ड बोला जाता है। यानी ऐसा फील्ड जिसमें जिसमें वर्क डन डिपेंड ना कर रहा हो, ठीक है, पाथ पे, उसको क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव, कंजर्व रहेगा। उसके बाद मेरे भाई मेरी बहन, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। व्हेन अ बॉडी इज मूव थ्रू अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट डी बाय अ फोर्स एफ, देन द वर्क डन इज। देन हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल आएगा? डेफिनेटली वर्क डन तो हमारे पास एफ डॉट डी के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? एफ डॉट डी के इक्वल आएगा, याद रख लो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ अ फोर्स एफ मेक्स एन एंगल थीटा विद डिस्प्लेसमेंट डी along द डायरेक्शन ऑफ मोशन द वर्क डन इज। तो ये वर्क डन हमारे पास क्या बनेगा? वर्क डन विल बी एफ डी कोसाइन ऑफ थीटा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, वर्क इज अ, वर्क कौन सी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो उसके बाद नेक्स्ट, और एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कैन डू नो वर्क ऑन द बॉडी व्हेन इट एक्ट्स। यानी किससे वर्क नहीं होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कई दफा रिपीट भी हुआ हुआ है। दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाई? बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? दैट फोर्स विच इज टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ये टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है। और अब फोर्स की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। और बॉडी जाना किधर चाहती है? डिस्प्लेसमेंट किधर कवर करना चाहती है? टेंजेंट टू द सर्कल। तो यहाँ पे एंगल कितना बना? 90 डिग्री का। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखो ना, एक बॉडी किधर जाना चाहती है? टेंजेंट टू द सर्कल जाना चाहती है। इस पूरी बॉडी को फिर सर्कुलर पाथ में किसने मूव करवाया? इस पूरी बॉडी को सर्कुलर पाथ में किसने मूव करवाया? सेंट्रीपिटल फोर्स ने मूव करवाया। दोबारा देखो, एक बॉडी टेंजेंट टू द सर्कल जाना चाहती है, लेकिन इस पूरी बॉडी को सर्कुलर पाथ में किसने मूव करवाया? इस सेंट्रीपिटल फोर्स ने। यानी ये एक ऑब्जेक्ट था, ये ए ऑब्जेक्ट था, ये जाना तो टेंजेंट टू द सर्कल चाहता था, डिस्प्लेसमेंट तो इधर को कवर करना चाहता था, लेकिन ये बेंड हो गया इधर सर्कुलर पाथ में। किसने बेंड करवाया? ये इस फोर्स ने करवाया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना होता है सेंट्रीपिटल फोर्स में? 90। और एफ डी कोसाइन ऑफ 90। तो कोसाइन ऑफ 90 हमारे पास किसके इक्वल आएगा? दैट विल बी जीरो। तो जीरो इंटू एफ डी, दैट विल बी जीरो। तो वर्क डन जीरो निकलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। वर्क डन कब कब जीरो हो सकता है? जब हमारे पास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बने। इफ यू आर होल्डिंग अ बास्केट एंड यू आर वॉकिंग थ्रू अ डिस्टेंस, you are holding basket and you have applied force in the direction of स्काई, आपने डायरेक्शन ऑफ हैंड पे लगाई हुई है फोर्स, अबव डायरेक्शन ऑफ आपने फोर्स को लगाया हुआ है, और आपका डिस्टेंस आगे को कवर हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखो, तो आपके पास एंगल कितना बनेगा? दैट विल बी 90 डिग्री। यानी जब आप एक बास्केट को उठा के चल रहे हो, बैग को उठा के चल रहे हो, तो बैग को उठाने के लिए ऊपर को फोर्स लगाई है ना, ऊपर को फोर्स लगाई और चल आगे को रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल 90, तो यहाँ पे भी वर्क डन जीरो होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से भी वर्क डन जीरो होगा। और जो हमारे पास कूलम फोर्स है, उस वजह से भी वर्क डन जीरो होगा। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एटम, एटम यानी एटम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में बात करो, वहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट विल बी वर्क डन विल बी जीरो। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी और जिसकी वजह से वर्क डन जीरो हो जाएगा। एट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 19। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, इफ बॉडी of weight W is lifted through a height h, then the work done will be। यदि इसको किसी हाइट पे हमने लिफ्ट किया, तो इस वजह से भी वर्क डन कितना होगा? जरा सोचें। हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल आएगा? जब बॉडी को थोड़ी सी हाइट पे आप लिफ्ट करते हो। यानी इफ अ वेट W इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट h, देन द वर्क डन विल बी। अब वेट W और h,
अब देखो आपने ग्रेविटी नीचे को एक्ट कर रही है, अब ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने इसको लिफ्ट किया, कोसाइन ऑफ 180 बनेगा और कोसाइन ऑफ 180 -1 होता, तो हमारे पास वर्क डन कितना होगा, -WH। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यास के अंदर ये पास पेपर में आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। 21 है, इफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg रेज्ड वर्टिकल थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर देन द वर्क डन विल बी। अच्छा, अब वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होता है? वर्क डन हमारे पास क्या होता है? इफ अ बॉडी mass 5 kg is vertically through a height of 1 meter then the work done will be। वर्क डन हमारे पास क्या होगा, एफ डी कोसाइन ऑफ थीटा। ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर आप बात करो, यहाँ पे अगर आप बात करो तो एफ की जगह पे क्या पुट कर लिया जाएगा, mgd पुट कर लिया जाएगा। अब मैथ कितना हमारे पास, दैट इज 5 kg, जी का वैल्यू 10 है और ये 1 है, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास कितना बनेगा, 49 जूल के करीब हमारे पास टोटल वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फोर्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म। राइट एंगल पे लग रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नो वर्क डन। राइट एंगल 90 कोसाइन ऑफ 90 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है, द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। यानी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होता है, दैट इज एफ कोसाइन ऑफ थीटा। उसी को तभी तो लिया जाता है एफ डी कोसाइन ऑफ थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा क्यों आया, क्योंकि ये फोर्स का कंपोनेंट जो कि अलोंग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। क्यों अलोंग क्यों लेना है, क्योंकि तभी तो वर्क हमारे पास कंसीडर किया जाएगा। अगर उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लेंगे फिर तो 90 डिग्री बनेगा, कोसाइन ऑफ 90 तो जीरो। द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क डन को क्या बोला जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, दैट विल बी कॉल्ड पावर। उसके बाद 25 वाला हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ। पावर किसका स्केलर प्रोडक्ट होता है? पावर इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, यानी एफ डॉट वी। यानी इसका ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है एफ डॉट वी का, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक फार्मूला है, इधर से न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 है, ऐसे यूनिट ऑफ पावर। ऐसे यूनिट ऑफ पावर हमारे पास क्या होगा, दैट इज वॉट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, दैट इज 746 वॉट के इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर हमारे पास ब्रिटिश इंजीनियरिंग में कौन सा होगा, दैट इज हॉर्स पावर। कौन सा होता है, दैट इज हॉर्स पावर, इसको याद रख लेना है। उसके बाद हमारे पास है 1 गीगा वॉट इज इक्वल टू। ये कौन सा बनेगा, क्वेश्चन नंबर 29। 1 गीगा वॉट किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 to 9 9 वॉट के। यानी मेगा के बाद गीगा आता है ना, मेगा 10 to 6 और गीगा 10 to 9 होता है। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 30। बड़े ध्यान से आप लोग देखते जाओ। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 29। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। अब मेरे भाई मेरी बहन, क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा जा रहा है कि 71 किलो वाट इज इक्वल टू। अब ये 7 नहीं है, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू। 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल होता है, याद रख लो, 1 किलो वाट आवर हमारे पास 3.6। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6। ये हमारे पास जाउल के इक्वल होगा, 3.6 इंटू 10 to 5 जाउल के इक्वल होगा। ऐसे ही है, या हमारे पास 3.6 इंटू 10 या ये 3.6 मेगा, इसको जाउल आप लिखते हो जब 10 6 बनता है, लेकिन यहाँ पे 1 किलो वाट आवर पूछा जा रहा है। तो वन, अब किलो वाट आवर, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किलो का मतलब क्या होता है, 10 3। ऐसे ही है वाट आवर, तो अब इसका हमारे पास 1 घंटे में सेकंड कैलकुलेट कर लेना है, 3600 होते हैं। तो ये हमारे पास कितने होंगे, 3600। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट पड़ा हुआ है ना, तो ये 1 किलो वाट आवर, इसमें हमारे पास कितने जाउल बनेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो कितने पॉइंट बनेंगे, 1 2 3। ऐसे ही है, तो ये कितना बनेगा, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 1 2 3। 3 स्टेप आए और साथ में 10 3 था, तो 3.6 इंटू 10 6 हमारे पास से जाउल के इक्वल आएगा। ऐसे ही है, तो 3.6 इंटू 10
6 हमारे पास जाउल के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी 3.6 इंटू 10⁻6 जाउल, या इसको 3.6 मेगा जाउल भी लिखा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पे मैंने करेक्शन करवा दिया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 वाला। अब 31 वाला क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ पावर। डायमेंशन ऑफ पावर हमारे पास क्या होगी, पावर क्या होती है, दैट इज वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क की हमारे पास एफ डी, एफ की हमारे पास एम ए ऐसे ही है। अब देखो ना, वर्क को क्या लिख सकता है, यहाँ पे ऐसे याद रख लो। वर्क को मैं लिख सकता है दैट इज F D, और टाइम का टाइम आ गया। अब F की जगह पे MA होता है ना, तो MA की जगह पे LT-2, और ये L² बना दिया, क्यों, क्योंकि D था और नीचे टाइम आ गया। तो क्या ये बना, ML², एक T ऊपर गया तो -3 बनेगा ना, T-3। तो इसकी डायमेंशन क्या बनी, इसकी हमारे पास डायमेंशन बनेगी ML²T-3। उसके बाद 32 वाला हमारे पास क्वेश्चन है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, दैट इज़ किलो वाट आवर। यानी घरों में जो मार्केट्स में यूज़ होता है वो किलो वाट आवर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 33। अब क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास लिखा हुआ है कि वर्क इज़ ऑलवेज ऑन अ बॉडी व्हेन। वर्क कब होगा, अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट, जब बॉडी पे फोर्स लगेगी तो वर्क डन होगा। नेक्स्ट हमारे पास 34 वाला क्वेश्चन आ जाता है। 34 वाला क्वेश्चन है कि द पावर नीडेड टू लिफ्ट अ mass of 5 kg टू हाइट ऑफ 1 मीटर इन 2 सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू। अब पावर क्या होती है, दैट इज W/T। अब W की जगह पे mg/T पुट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास वर्क है ना, F D। अब F की जगह पे mg, D की जगह पे H पुट किया, क्यों, क्योंकि हाइट का जिक्र आया हुआ है। अब मैथ 5 kg का और हाइट ऑफ 1 मीटर, G का वैल्यू 10 पुट किया, और नीचे टाइम 2। 2 5 ज़ा 5, 5 ज़ा 25 ऑलमोस्ट बनता है। लेकिन ये 24.5 क्यों लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 9.8 वैल्यू आपने लेनी है। तो 34 का भी हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बना, दैट इज अल्फा ऑप्शन, 24.5 वाट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। अब 35 हमारे पास है, द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम्स इक्वल इफ वर्क डन इज। जाहिर बात है, वर्क डन क्या हो, कांस्टेंट रेट पे हो, तो तब एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर्स क्या आएंगी, ये हमारे पास इक्वल आएंगी। फिर हमारे पास 36 वाला क्वेश्चन आ जाता है। 36 है कि द पावर इन 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर के अंदर कितनी होगी, दैट इज 1000 जाउल, 1000 जाउल। 1 किलो in 1 kilowatt hour, the power in 1 kilowatt if work is done at the rate of, किस पे किया जाए, ये 1000 जाउल पर सेकंड में किया जाए, 1000 जाउल पर सेकंड में किया जाए, तो तब हमारे पास जो पावर होगी 1 किलोवाट आवर होगी, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि 1000 का मतलब किलो बनेगा ना। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, रिलेशन बिटवीन हार्स पावर एंड वॉट इज। हार्स पावर और वॉट के दरमियान में क्या रिलेशन होगा हमारे पास, दैट विल बी 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। उसके बाद 38 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। 38 वाला हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज if an agent consumes a power of 1 kilowatt in 1 hour, the work done will be, वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 1 किलोवाट कंज्यूम कर रहा है 1 आवर में। उसके बाद हमारे पास 39 वाला होगा। 39 वाला है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं, एनर्जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास लिखा हुआ है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट इज अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास 41 वाला क्वेश्चन आ जाता है। 41 वाला क्वेश्चन है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोजीशन की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, दैट इज ऑफ 42। 42 क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। सारे क्वेश्चन ऐड किए हुए, ½ mv²। और काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, P² अपॉन 2m। क्या लिख सकते हो, P² अपॉन 2m। ये भी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कब, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है।
और काइनेटिक एनर्जी मैस के इन्वर्सली है। कब? जब मोमेंटम कांस्टेंट है। तो ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी mgi, तो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सेम एज दैट ऑफ। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट किसके सेम आएगा? तो डेफिनेटली वर्क के सेम आएगा। पोटेंशियल एनर्जी भी जाउल में, वर्क भी जाउल में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा जी। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन के इक्वल हमारे पास सेम आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास आ जाता है, दैट इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 45 वर्क डन इज इक्वल टू। वर्क डन किसके इक्वल होता है? ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल होता है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा? वो तो सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का ऑप्शन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का तो ऑप्शन ही नहीं है। वर्क डन चेंज इन मोमेंटम के इक्वल नहीं है, वर्क डन चेंज इन मोमेंटम के इक्वल नहीं है। जो होता है ना हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये होता है अप्लाइड फोर्स के इक्वल। और जो खाली चेंज इन मोमेंटम होता है ना, ये इम्पल्स के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 आ जाता है, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होगा? सेम, जूल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 47। अब 47 क्या लिखा है? एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ऑफ ए वॉच इज। जो हमारे पास स्प्रिंग होता है उसमें कौन सी एनर्जी पाई जाएगी? तो रिमेंबर, उसके अंदर तो इलास्टिसिटी आएगी, उसके अंदर तो हमारे पास हुक्स लॉ भी उबे होगा, फिर प्लास्टिक लिमिट भी बन सकती है। तो ये कौन सी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद 48 वाला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 50 kg मैस मूविंग स्पीड, ये वाला। तो हाफ एम, एम की जगह पे 50, और हमारे पास है वी स्केयर, तो 5 का स्केयर 25 आ गया, ऐसे ही है। तो 225, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनता है? दैट इज 625। तो यहाँ पे देख लें, 25 × 25, तो 25 दो आ गया, ठीक है। यहाँ पे 5 2 bar 10 और 12, और उसके बाद 5 2 bar 10, 1 2 2 bar 4 और 1 5 आ गया। तो ये 5 2 6, तो 625 ही बनी ना। इसके बाद नेक्स्ट याद रख लें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हेन द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल। जब स्पीड को डबल किया जाएगा, खुद सोचो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डबल हो जाएगी जब स्पीड को डबल किया जाएगा। तो ये हमारे पास है क्या यहाँ पे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम इसको डबल करेंगे, अब एक चीज़ है, बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए कि हाफ एम वी स्क्वायर है। सर जब स्पीड को डबल करेंगे, जब स्पीड को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो 4 टाइम होनी चाहिए। तो याद रख लो, जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी के है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, लेकिन ऊपर फैक्टर स्क्वायर का है। तो इस चीज़ को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है फिजिक्स के टर्म्स में कि एक चीज़ है तो डायरेक्टली का मतलब है एक चीज़ को जिस सीक्वेंस में बढ़ाओगे दूसरी चीज़ भी उसी सीक्वेंस में बढ़ेगी। तो यहाँ पे 4 वाला तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, अगर 4 वाला होता तो ज़रूर उसको टिक करते। उसके बाद हमारे पास है अब बॉडी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 वाला। 50 वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि अ बॉडी ऑफ मैथ, a body of mass 5 kg moving with a velocity of 2 meter per second, then its kinetic energy will be हाफ m की जगह पे 5 और मीटर स्क्वायर, ये इसका ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऐसे ही है। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास 51 वाला क्वेश्चन आ जाता है। 51 वाला क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? याद रख लो, जीरो होती है। क्योंकि जो हाइट मैयर की जाती वो हम सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट मैयर करते हैं, जो mgh या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ऑफ अर्थ या किसी भी सरफेस पे बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है विद रिस्पेक्ट टू हाइट। हाइट मैयर किधर से की जाती है? विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो भाई सरफेस के रिस्पेक्ट में, यानी सरफेस के यहाँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हाइट मैयर की जाती है। हाइट हमेशा नीचे से मैयर की जाएगी, एक बॉडी को रखी ऊपर सरफेस पे दिया है तो सरफेस पे तो हाइट ही जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। अब क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास आ जाता है, दैट इज
द वर्क डन ऑन अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी अपीयर एज, उसको क्या बोलेंगे? ये भी मैंने आपको बताया था, उसको हम बोलेंगे दैट विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद 53 वाला क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अगेन वो पूछ रहा है सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे हमारे पास कितनी होगी? दैट विल बी G m1 m2 अपॉन आर। तो ये हमारे पास क्या होगी? सरफेस के ऊपर, सरफेस पे हमारे पास रेडियस बन जाएगा ना, तो ये हमारे पास बन जाएगी। अगर सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो जीरो होगी। अगर सरफेस के ऊपर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो वो G m m अपॉन आर के इक्वल आएगी। अगर सरफेस ऑफ अर्थ से अबव की बात की जाए तो G m m अपॉन आर प्लस एच आएगा, आर प्लस एच आएगा। और जो हमारे पास और जो हमारे पास आर होता है, आर को हम क्या बोलते हैं? वो आर प्लस एच के इक्वल होता है। ये टोटल डिस्टेंस, ये आर मैयर किया जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और एच मैयर किया जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये तमाम चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद 54 वाला है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर। ये हमारे पास क्या है? ये दोनों क्या है? ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं, ठीक है। देखो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ जाते होते हैं। उसके बाद 55 वाला क्वेश्चन है, हालांकि होता है बेसिक ही है, टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं और थोड़े से ट्रिकी। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद विच इट गोज आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसको क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद आ जाता है 56 वाला। 56 वाला एमसीक्यूज है, एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का हमारे पास एक्सप्रेशन कौन सा होगा? दैट इज 2 g r। एस्केप वेलोसिटी की बात की जाए तो ये हमारे पास 2 g r होगा, ठीक है। ये हमारे पास इसके इक्वल होगा, दैट विल बी 2 g r। ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी। उसके बाद और ये स्केयर रूट टू फैक्टर ज़्यादा होता है, स्केयर वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से स्केयर रूट टू फैक्टर ज़्यादा होता है। उसके बाद स्केयर वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? 11 पॉइंट या 11 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास ये कौन सा क्वेश्चन बना? ये क्वेश्चन बना 57 वाला। और ये वाला क्वेश्चन बना 57 वाला। और ये वाला क्वेश्चन हमारे पास बना 58 वाला। अच्छा जी। अब 58 पे लिखा हुआ है ना, बॉडी फॉल्स इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज ड्यू टू। तो ये बॉडी गिर रही है तो इसकी वेलोसिटी किस वजह से इंक्रीज होती है? भाई ग्रेविटी की वजह से, और कौन सी फोर्स है? फिर 59 वाला क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, इज इट ट्रू ओनली इफ देयर इज नो, जब क्या ना हो? याद रख लो, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि फ्रिक्शन होगी तो कुछ एनर्जी तो उधर भी वेस्ट होगी ना। मिसाल के तौर पे आपके 50 जाउल की पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे आते आते वो कितनी आ गई? 15 जाउल। तो अब बाकी 35 जाउल किधर चली गई? भाई वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? वो 15 जाउल है। तो बाकी इधर क्या है? वो काइनेटिक एनर्जी है। अगर रास्ते में फ्रिक्शन पे भी सामना करना पड़ता तो इधर 15 पहुंची होती और फ्रिक्शन पे 10 जाउल जाया हुई होती, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी थी? 25 जाउल होनी थी। तो अब आपने कहना था पोटेंशियल एनर्जी 15 जाउल की है, काइनेटिक एनर्जी 25 जाउल की है, तो ये टोटल तो हमारे पास 40 जाउल बना। तो 10 जाउल किधर गया? पहले तो 50 जाउल था, 10 जाउल तो वो फ्रिक्शन लेके चले गए। तो इसलिए फ्रिक्शन को इग्नोर करना है अगर आप कंजर्वेशन को पढ़ रहे हैं। कंजर्वेशंस को पढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा? इग्नोर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आ जाता है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद हमारे पास है 61 वाला। 61 वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर फ्रॉम द। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को किधर से मेजर किया जाता है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ आर इज इक्वल टू आर प्लस एच है। ये आर किधर से मेजर किया जाएगा? ये आर है डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास एच है, ये क्या है? फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ये फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ है, याद रख लो। और आर क्या है? ये रेडियस ऑफ अर्थ है जो 6400 किलोमीटर होता है। यह 6.4 × 10⁻⁶ मीटर होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी। उसके बाद 62 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। 62 वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है? दैट इज
फार्मूला फॉर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपको अभी बताया था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ एम वी टू स्केयर माइनस हाफ एम वी वन, या एम वी एफ भी कह सकते हो, बात एक ही है। तो इसका राइट ऑप्शन अल्फा ऑप्शन होगा। उसके बाद 63 वाला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाई कन्वेंशन इज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कन्वेंशनल क्या लिया जाता है, दैट इज नेगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कन्वेंशनली, आसानी के तौर पे, भाई इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैं पहले बता दूं, जो चीज भी कन्वेंशनल होती है ना, कन्वेंशन के तौर पे ली जाती है। और ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी करती है। जैसे वर्क डन बाय द सिस्टम, एफएससी और ए लेवल के सिलेबस में भी डिफरेंस होगा। तो कन्वेंशनली आपने देखना है, और ज्यादातर जो आपका सिलेबस फॉलो किया जाता है ना, वो एफएससी की लाइंस को फॉलो किया जाता है। जैसे एफएससी के अंदर आपका वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट है, वहां पे आप फ्लक्स को पढ़ते हो ना, ई ए कोसाइन ऑफ थीटा पढ़ते हो, और ए लेवल के अंदर आप पढ़ते हो ई ए साइन ऑफ थीटा। क्योंकि यहाँ पे आप वेक्टर एरिया नहीं ले रहे, यहाँ पे आप सरफेस एरिया पुट करते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप वेक्टर एरिया पुट करते हो, तो बात तो सेम बनती है। जैसे अगर यहाँ पे मैं सरफेस एरिया पुट करूँ 0 डिग्री, तो साइन ऑफ जीरो कितना होगा, 0 होगा। और इसका इसका वेक्टर एंगल कितना बनेगा, 0 का 90 बनेगा। तो अब यहाँ पे 90 पुट करना पड़ेगा। कोसाइन ऑफ 90 भी कितना होता है, 0। तो आंसर तो दोनों में सेम ही आएगा, इधर भी 0 निकला, उधर भी 0। तो कन्वेंशनली यानी आसानी के तौर पे हम क्या लेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव, जिस तरह ये कन्वेंशन है हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 64 वाला। अब 64 वाला हमारे पास लिखा हुआ है, द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 2 GR, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सिंस वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं कांस्टेंट है। मास ऑफ प्लैनेट में आल्सो अफेक्ट इसके, बिल्कुल ठीक है। रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ऑल ऑफ दीज होगा। तो भाई ये फार्मूला जो 2 GR है, ये इन तमाम फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 65 वाला। 65 वाला क्वेश्चन हमारे पास, द वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ सेंटर इज, जमीन के सेंटर पे कितनी होती है जी की वैल्यू, 0। समझ लग रही होगी, जमीन हर चीज को सेंटर पे खींच रहा है, तो ये सेंटर पे तो जी मैक्सिमम होगी, नहीं भाई, सेंटर पे जी का वैल्यू 0 है। यही तो चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 66 वाला आ जाता है। 66 वाला क्वेश्चन, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स सेंट्री, ड्यू टू इट्स स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसको बोला जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो कि हमारे पास स्पेशल स्पेशल कन्फिग्रेशन हो, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू स्पेशल कन्फिग्रेशन, इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर 67 वाला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी फॉर्म इंक्रीजेस ओनली वी गेट। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कब बढ़ती है, याद रख लो, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास तब बढ़ेगी जब हमारे पास अगेंस्ट द फोर्स हम मूव करवाएं। अगेंस्ट द फोर्स, मिसाल के तौर पे आप देखो ना, जरा सोचो, ये ग्रेविटी वाली मेरी मिसाल याद रखनी है। ये जमीन की सरफेस है, आप जमीन की सरफेस से ऊपर जाओगे तो हाइट बढ़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अब चेक करो, आप ऊपर को गए हो ना, तो फोर्स किधर को लग रही थी, नीचे को लग रही थी, तो फोर्स के अगेंस्ट जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और फोर्स के अलोंग आए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ये ट्रिक कहीं पे नहीं मिलेंगे, इधर पास एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे मिलेंगे। तो इसलिए चैनल को अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी तौर पे शेयर करो। आपको इससे बहुत बहुत यूजफुल चीज़ें लेके आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 68 वाला, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून सर्व एज सोर्स ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। ठीक है, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन आता है ना मून की वजह से, टाइडल एनर्जी होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 69। अब क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दैट इज एनर्जी ऑफ वेव्स कैन बी यूज टू जनरेट। जो एनर्जी ऑफ वेव्स होती है, इसको हम किसके लिए कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। अब क्वेश्चन नंबर 70 है, द सोलर सेल आर आल्सो नोन एज, सोलर सेल का दूसरा नाम होता है फोटोवोल्टिक सेल, याद रख लो। उसके बाद हमारे पास 71 वाला क्वेश्चन है, द वर्क डन इन किलो जॉल इन लिफ्टिंग अ मैन ऑफ 10 kg थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। तो ये हमारे पास से टोटल कितना बनेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा बना, 71। तो इसका हमारे पास से टोटल कितना बनेगा, दैट विल बी, यहाँ पे देखो, वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होगा, mgh के। तो यहाँ पे मैस कितना 10 kg का, जी कितना है 9.8 पुट करेंगे, और हाइट कितना है 10 इंटू 10 100 हो गया।
ऐसे ही है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 980 के करीब करीब बनेगा। क्या 980 के करीब बनेगा? नहीं। उसने किस में बोला? किलो जाउल के अंदर। ये हमारे पास बनेगा 10 × 10 100, 100 मल्टीप्लाई बाई 98 अगर करूंगा तो एक जीरो जीरो से कैंसिल होगी। तो ये 980 बनता है। 980 जाउल है। ऐसे ही है। अब अगर इसको मैं यहाँ पे लेके चलूँ, पॉइंट इधर लगा हुआ है ना, तो इसको अगर मैं पॉइंट को 1 2 3 इधर लेके आ जाऊँ, यानी .9 लेके आ जाऊँ, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जाउल भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसको क्या, .98 मल्टीप्लाई बाई आगे, अब ये हमारे पास 10⁻³ को मैं क्या लिख सकता? किलो जाउल। तो ये भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। ठीक है। नॉट 980 किलो जाउल नहीं होगा, ये .98 होगा। हाँ, 980 जाउल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे तो किलो भी लिखा हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 आ जाता है। 72 लिखा हुआ है, सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड। अब ये किस मटेरियल के बने होते हैं, याद रख लो, ये सिलिकॉन के बने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 73 वाला है, सोलर सेल इज डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू। जाहिर बात है, सोलर सेल वगैरह क्यों लगाते हैं, सोलर पैनल वगैरह? भाई हम सोलर पैनल वगैरह ये तमाम चीज़ें, इतना ये पूरा प्रोसीजर बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हमें तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर। तो इसलिए सोलर सेल इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरह जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है। मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करती है। ये याद रख लो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 वाला आ जाता है। 74 वाला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, रिलेशन विच टेक प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा रिएक्शन हमारे पास हो रहा होता है? याद रख लो, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर तो फिशन रिएक्शन हो रहा होता है, फिशन रिएक्शन। उसके बाद 75 वाला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि द टाइडल एनर्जी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होगा। उसके बाद मेरे भाई, माय ब्रदर, माय सिस्टर, 76 वाला क्वेश्चन, 76 वाला क्वेश्चन, 76 वाला क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगी? दैट विल बी Gmm/r के इक्वल आएगी। Gmm/r के इक्वल आएगी। उसके बाद हमारे पास 77 वाला क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज सोर्स ऑफ जियो थर्मल एनर्जी। जियो मतलब अर्थ है ना, तो कुछ अर्थ के रिलेटेड होना चाहिए, मुझे लग रहा है कुछ अर्थ के रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे तो सन के रिलेटेड आ रहा है, यहाँ पे नन ऑफ दीज, चलो देखते हैं ये। यहाँ पे भी सन, यहाँ पे कुछ अर्थ के रिलेटेड नजर आया ना, तो ये बीटा ऑप्शन। आप जरा पढ़ भी लेते हैं कि अर्थ के रिलेटेड सही लिखा हुआ है। द सोर्स ऑफ जियो थर्मल एनर्जी, रेडियो एक्टिव डिके इन द अर्थ इंटीरियर। भाई जमीन की सरफेस में जो ब्रीड प्लांट्स और ब्रीड एनिमल्स हैं, उनके अंदर रेडियो एक्टिव डिके होता है, डिकम्पोजिशन होती है, और उससे भी एनर्जी बनती है। और उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास 78 वाला क्वेश्चन है। 78 क्वेश्चन ही आस्ट, 25,000 वॉट्स इज इक्वल टू। 75,000 वॉट्स किसके इक्वल हो गए? 2.6 किलो वॉट नहीं, ये हमारे पास किसके इक्वल होंगे? दैट विल बी 35.5 हॉर्स पावर के। 1 किलोवाट आवर में कितने हॉर्स पावर होते हैं? 746 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में, सॉरी 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 सर, क्या कर रहे हो? 1 हॉर्स पावर में 746 किलोवाट आवर होते हैं। क्या कर रहे हो सर? क्या कर रहे हो सर? तो 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 746 वॉट होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के पास किलो वॉट में दिया हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? अब कौन सा बड़ा यूनिट है? हॉर्स पावर बड़ा है, तो अब छोटा वॉट है। तो भाई अब बड़ा यूनिट जो कि क्या है? 25,000 वॉट्स। अब बड़ा यूनिट कौन सा है? हॉर्स पावर। अब हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है, तो छोटा यूनिट बड़े में जाएगा तो क्या होगा? ये डिवाइड होगा। ये क्या होगा? डिवाइड होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बना? 35.5 हॉर्स पावर। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर था 78 वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 वाला। 79 क्वेश्चन है, विच वन इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या बनेगा? सोचें जरा। बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी हमारे पास बनेगा, दैट विल बी किलोवाट आवर। किलोवाट आवर बनेगा, ठीक है। हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर के अंदर
746 वाट होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास है, द पावर ऑफ मशीन इन 1 किलो वाट, देन द वर्क डन बाई इट द रेट ऑफ। वर्क डन किस रेट पे हमारे पास होगा? वर्क डन विल बी एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड, क्योंकि 1 किलो वाट आवर ये पहले भी आता है, जैसे यहाँ पे 3 लिखा था उसको मैं सेकंड किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 वाला है। 81 वाला क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी ऑफ मैथ 5 kg इज वर्टिकली थ्रू द डिस्टेंस 1 मीटर, तो इसका वर्क हमारे पास कितना होगा? वर्क इक्वल टू mgh। एम की जगह पे 5, और ये हमारे पास है 9.8, और ये 1 आ गया। तो 50 के करीब करीब क्या बनेगा? 49। 49 ही बनेगा ना। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? अल्फा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता। उसके बाद हमारे पास से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, दैट इज 82। 82 वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82। 82 हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज, जो हमारे पास गीजर है, ड्राइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम। जो हमारे पास गीजर है वो किधर से एनर्जी को ड्राइव करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा अर्थ। अर्थ से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, गीजर यूजुअली अकर इन। गीजर किस, ये हमारे पास कौन सा बनेगा? 83 वाला। 83 वाला। गीजर यूजुअली अकर्स इन, किस में अक्कर होते हैं? तो ये अक्कर होते हैं क्या कोल्ड रीजन में, हॉट रीजन में, या वोल्केनिक वोल्केनिक रीजन में? वोल्केनिक रीजन में। तो राइट ऑप्शन इसका सी ऑप्शन होगा। ये हमारे पास कौन सा था? ये हमारे पास 83 वाला था। नेक्स्ट हमारे पास है 84 वाला क्वेश्चन। 84 वाला है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज। जो डैम में एनर्जी स्टोर होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको पोटेंशियल एनर्जी। एग्जैक्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो ऑप्शन नहीं था तो पोटेंशियल एनर्जी चलेगा। नेक्स्ट मेरे भाई मेरी बहन क्वेश्चन है 85 वाला। एथेनॉल इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ। एथेनॉल किसका रिप्लेसमेंट है? भाई ये तो गैसोलीन ऑयल का रिप्लेसमेंट है। उसके बाद 86 वाला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी बाय डायरेक्ट कंबस्शन मेथड फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉमनली नोन एज सॉलिड वेस्ट। इसको सॉलिड वेस्ट बोला जाता है, ठीक है। भाई देखो ना, मैं वेस्ट से किया तो सॉलिड वेस्ट एनर्जी बोलेगी ना, कॉमनली नोन एज सॉलिड वेस्ट इसको बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास 87 वाला क्वेश्चन आ जाता कि द बायोमास इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ। बायोमास किसका पोटेंशियल सोर्स होता है? ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का पोटेंशियल सोर्स होता है। इसके बाद 88 वाला, ये सिंपल बुक लाइंस आप लोगों की, ठीक है। इसके बाद एनर्जी रिसीव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ, सॉरी रिसीव एनर्जी, अर्थ रिसीव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम। अर्थ ज्यादातर एनर्जी किससे लेता है? मून से, विंड से, वाटर से, सन से। हाँ, सन से लेता है भाई, सन से, सूरज से ज्यादा एनर्जी डायरेक्टली लेता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88 था। और मेरे भाई मेरी बहन अब आ जाता क्वेश्चन नंबर 89। 89 है, टाइडल एनर्जी एंड विंड एनर्जी इज यूज टू। ये किसके लिए यूज होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। भाई एनर्जी किसके लिए यूज होगी? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 90th MCQs। क्वेश्चन नंबर 90 है, द मेथड यूज टू कन्वर्ट बायोमास इनटू फ्यूल। बायोमास को फ्यूल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को डायरेक्ट कंबस्शन भी कहते हैं, फर्मेंटेशन भी कहते हैं। बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा? राइट ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड बी। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 91। और क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? एंड दैट इज कोल। भाई विंड भी, बायोमास भी, ये क्या होते हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन कोल इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमारे पास है 92 वाला। 92 वाला, अब चेक करो 92। 92 में 92 में कप भी जीता पाकिस्तान ने, अल्हम्दुलिल्लाह। 92, 92 जी। अब 92 वाला हमारे पास एमसीक्यूज आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास कौन सा होगा? अब वहां पे तो वो ऊपर वाले तो ऑप्शन ही दिए, अब तो नए ऑप्शंस आ गए। तो याद रख लो, सनलाइट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल गैस नहीं, ऑयल वगैरह नहीं। तो हमारे पास कोल और ऑयल ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और नेचुरल गैस भी। सनलाइट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर हमारे पास आ जाता है 93 वाला। 93 वाला दिया हुआ कि वन डाइन इज
इक्वल टू, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वन डाइन किसके इक्वल होगा? वन डाइन विल बी इक्वल टू 10 रेज 5 न्यूटन के। वन डाइन विल बी इक्वल टू 10 रेज 5 न्यूटन के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बड़ी जगहों पे आया गया, बड़ी जगहों पे देखा भी गया, आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 95 वाला। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m इज e, इट्स मोमेंटम विल बी। अब मोमेंटम का मैंने अभी आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मैं इसको मैथ से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ऊपर बन गया हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे m बन गया। ये पी स्क्वायर के इक्वल बन सकता है, तो ऊपर पी स्क्वायर, नीचे की दुनिया में 2m बन गया, और ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आया। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो मोमेंटम किसके इक्वल आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। कहाँ पे नजर आ रहा है? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 वाला आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 96 वाला हमारे पास है कि द टाइम टेकन बाय एन इंजन ऑफ पावर 10 किलोवाट ऑफ इट्स मैस इतना हाइट इज। तो टाइम टेकन बाय इंजन, अब यहाँ पे पावर दे दी, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम है ना, वर्क को बना लो एम जी एच के इक्वल, एम जी एच इक्वल अपॉन में टाइम बना लो। तो पावर तो दी हुई है, कितनी है? 10 वाट, इक्वल टू मैस कितना दिया हुआ है? 200 का, जी कितना है? 10 का, हाइट कितना है? दैट इज ऑफ 40 मीटर, और टाइम ही निकालना है। तो क्या टाइम नहीं निकाल सकते सर? निकाल सकते हैं, इतनी भी बात नहीं है। तो ये 200 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 40, और पावर कितनी है? 10 किलोवाट है। तो किलोवाट को 10 इंटू 10 रेज 3 लिख सकता वाट में, तो ये 10 रेज 4 बनेगा ना। तो किलो में तो 1000 आना था, एक 10 पहले वाला था, तो ये आएगा। तो ये जीरो इससे कैंसिल, एक जीरो इससे उड़ गई, एक जीरो इससे उड़ गई। तो और 10 2 बार 20, तो 2 सेकंड आया या नहीं आया? बिल्कुल आया सर जी। तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? दैट विल बी 2 सेकेंड। उसके बाद हमारे पास 97 वाला आ जाता है। 97 वाला, द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉल ऑफ मैस इतना हाइट इज। अब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आपने निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? दैट इज mgh। ट्राई योर सेल्फ, खुद इसको करें 97 वाला। इसके बाद 98 वाला है, इसको भी खुद ज़रा ट्राई करें। 98 वाला, 98 वाला। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 99 वाला, 99 वाला भी देखें। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये 100 वाला एमसीक्यूज। ऊपर मैंने एक एमसीक्यूज किया, मेरे ख्याल में ये 100 वाला बनता है। तो ये 100 वाला एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स? कौन सी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगी? दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर टॉप 100 एमसीक्यूज। टॉप 100 एमसीक्यूज जो कि मैंने आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस किए, आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस किए। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह आप लोगों के पास ये बाकी भी चीज़ें लेके आएंगे इंशाल्लाह। चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। और बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को प्यास के रिलेटेड एंड गेम भी लेके आएंगे, और तमाम की तमाम चीज़ें लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं और कौन कौन सी नॉन कंजर्वेटिव होंगी। तो वो कुछ आप लोगों ने याद रख लेनी है। अगर हम बात करें कंजर्वेटिव फोर्स की, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इलास्टिक फोर्स भी। नॉन कंजर्वेटिव की बात करें तो फ्रिक्शन भी नॉन कंजर्वेटिव है, और जो हमारे पास पुश और पुल की फोर्स है, और जो टेंशन की फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव है। तो ये मैंने आपके पास टॉप 100 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को फुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी तरह बाकी भी एमसीक्यूज आपके साथ लेके आऊँगा। अब मुझसे प्रॉमिस करो, जो क्वेश्चन पे मैंने बोला है ना, खुद सॉल्व करने हैं। अब रजिस्टर बॉल पेन लेके वो लाजमी सॉल्व करो, और मुझे लिखना है नीचे, मुझे कमेंट में बताना है कि सर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए और इनका आंसर ये निकला, इसका आंसर ये निकला, इसका आंसर ये निकला। ठीक है? ऑल डन।
तो आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट भी और लेके आऊँगा इंशाल्लाह कंटेंट। तो 100 MCQs मैंने इस एक वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस किया है। कोई टॉप 5, कोई टॉप 10, 15, आपसे कोई 15-20 MCQs नहीं डिस्कस किए हैं, टॉप 100 MCQs डिस्कस किए हैं। इसी तरह पास एजुकेशन सिस्टम आपके लिए मज़ीद भी कंटेंट लेके आता रहेगा। तैमूर हसन को दें इजाज़त, और लास्ट पे आप लोगों को एक एडवाइस करूँगा, इस नंबर को नोट कर लो, ये पास एजुकेशन सिस्टम के नाम से सेव कर लो। इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिज़र्व कर सकते हो। 6,000 में सीट रिज़र्व होगी और इतना कुछ मिलेगा, तैयारी लेवल की हो जाएगी। और हमारा अज़म पता है क्या? हमारा अज़म ये है कि पाकिस्तान का हर एक बच्चा, हर एक बच्ची पाकिस्तान की टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट 100% तैयार करे, 100% एंट्री टेस्ट को क्लियर करे, 100% सिलेक्शन ले, और सिलेक्शन के बाद 100% स्कॉलरशिप पे पढ़े। ये हमारे टारगेट्स हैं इंशाल्लाह। तो आप भी, अगर अगर आप भी इन तमाम टारगेट्स को अचीव करना चाहते हो, तो ये सेशन आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। अभी ज्वाइन कर लो, मज़ा आएगा, मज़ा ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।